नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। आओ सीखें भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 13 गुरु भक्त काली बाई पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणास्पद है। आज के पाठ के माध्यम से आप एक ऐसी बालिका के बारे में जानेंगे जिसने कि अपने गुरु के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं गुरु भक्त काली बाई की। बच्चों, अब आपके मन में यह प्रश्न चल रहे होंगे कि यह काली बाई कौन थी, ऐसा क्या हुआ कि अपने गुरु के प्राण बचाने के लिए उसे अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी, यह घटना कहाँ की है, ऐसे सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी गुरु भक्त काली बाई, और हम जानते हैं काली बाई के जीवन के बारे में। देखिए, आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। बच्चों, यह घटना कहाँ की है? यह घटना दक्षिणी राजस्थान की है। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। बच्चों, यह कहानी दक्षिणी राजस्थान के एक जिला डूंगरपुर से संबंधित है। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। बच्चों, यह कहानी रास्तापाल से संबंधित है, और यह रास्तापाल कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिला कहाँ है? बच्चों, डूंगरपुर जिला राजस्थान में स्थित है। फिर देखिए, आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजामंडल चलाता था। बच्चों, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस समय की यह घटना है। बच्चों, तब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में सरकारी विद्यालय नहीं थे। ऐसे में जो प्रजामंडल नाम की एक संस्था थी, वह बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया करती थी। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट। इसमें काम करते थे श्री सेंगा भाई रौत। बच्चों, ये जो प्रजामंडल नामक संस्था थी, वह अपनी पाठशालाएं चलाया करती थी, और इन पाठशालाओं के माध्यम से लोगों में आज़ादी के प्रति जागृति लाने का कार्य किया करती थी। तो बच्चों, रास्तापाल में इस प्रजामंडल के द्वारा जो पाठशाला चलाई जा रही थी, इसके संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, और इसमें पढ़ाने का काम किया करते थे श्री सेंगा भाई रौत। देखिए, इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। बच्चों, यह स्थल आदिवासी बाहुल्य है, यानी कि आदिवासियों से ही संबंधित है, इसलिए विद्यालय में पढ़ने वाले बालक और बालिका आदिवासी ही थे। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी, काली बाई कलासुआ। बच्चों, आज आप जिनकी जीवन की घटना को पढ़ रहे हैं, उनका पूरा नाम काली बाई कलासुआ था। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। बच्चों, कितनी उम्र थी उनकी? 13 वर्ष। फिर देखिए, उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। बच्चों, यह घटनाक्रम कब का है? यह आज़ादी से पहले का है। उस समय इन लोगों पर दोहरी मार हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? देखिए, एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था, और दूसरी ओर सामंत सताते थे। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था। बच्चों, ये लोग बहुत परेशान थे। एक तरफ तो अंग्रेजों के कठोर कानून थे, नियम थे, दूसरी तरफ जो सामंत थे वो इन लोगों का शोषण किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि इन लोगों के पास जागरूकता का अभाव था। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। फिर देखिए आगे, उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी। राजस्थान भला कब पीछे रहता। प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। बच्चों, ये जो प्रजामंडल संस्था है, वह बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ आज़ादी के लिए भी तैयार कर रही थी। लोगों के मन में आज़ादी के लिए भाव पैदा करने का कार्य किया करती थी। फिर देखिए, सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेज़ों के अत्याचार की कहानियां सुनाते, तो कभी सामंती शोषण की। काली बाई उन्हें ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता। बच्चों, जब ये कहानियाँ काली बाई सुनती तो काली बाई को बहुत गुस्सा आने लगता। फिर देखिए,
सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। बच्चों, हमारे शिक्षक हमारे लिए हमेशा आदरणीय ही होते हैं, हमें उनकी बात माननी भी चाहिए। फिर देखिए, भीलबाला कालीबाई में भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे, वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये एकलव्य कौन था? बच्चों, यह एकलव्य द्रोणाचार्य का एक भील शिष्य था। इनके गुरु के द्वारा इनसे अंगूठा मांगे जाने पर इन्होंने अपने दोनों हाथों के अंगूठे काटकर उनके चरणों में चढ़ा दिए थे। बच्चों, ये जो कालीबाई थी वह भी गुरु भक्ति में एकलव्य जैसी ही थी। फिर देखिए, एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। बच्चों, आज़ादी से पहले हर माह प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक हुआ करती थी और वहाँ नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण लिया। बच्चों, बैठक में नाना भाई ने क्या प्रण लिया? जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। बच्चों, ऐसा प्रण इन्होंने क्यों किया? क्योंकि पाठशाला के माध्यम से ये लोगों को शिक्षित करने का, लोगों के मन में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया करते थे। और जो गांव के सामंत और जागीरदार थे उन्हें यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए वे पाठशाला बंद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहते थे। ऐसे में जो ये नाना भाई थे उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। फिर देखिए आगे, वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। आगे बढ़ते हैं। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। बच्चों, उनकी जो लोगों को जागरूक करने वाली बात थी वह वहाँ के जागीरदार को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा, यानी कि एक साजिश रची। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। फिर देखिए आगे क्या होता है। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। किस षड्यंत्र का पता चला? कि जो ये जागीरदार है वह पाठशाला बंद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है और इसके लिए इसने लोगों की एक बैठक बुलाई है। तो फिर बच्चों, इन नाना भाई ने क्या किया? देखिए, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। क्या समझाया? कि आपको इस बैठक में भाग नहीं लेना है। लोगों ने भी वैसा ही किया, इस बैठक में भाग नहीं लिया। एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। बच्चों, जब किसी भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया तब जागीरदार को बहुत बुरा लगा होगा। ऐसे में देखते हैं जागीरदार ने क्या किया। देखिए, गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा, यानी कि जागीरदार बहुत क्रोधित हो गया। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी, यानी कि उसने सारी की सारी बात जो थी वह सामंत को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दी और नाना भाई के लिए अच्छी तरह से भड़का दिया। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। बच्चों, ये लोग क्यों आए थे? ये लोग पाठशाला बंद कराने के उद्देश्य से आए थे। आइए देखिए, 19 जून 1947 का दिन था। बच्चों, ये सारी घटना कब की है? 19 जून 1947 की, यानी कि हमारी आज़ादी से पहले का घटनाक्रम है। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। बच्चों, वहाँ के लोग खेतों में भी काम किया करते थे। कालीबाई उस समय खेत की तरफ गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। बच्चों, उस समय पाठशाला में कौन कौन थे? एक तो सेंगा भाई थे और नाना भाई थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा। क्या कहा? जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। बच्चों, इस पर सेंगा भाई ने क्या कहा? देखिए, इस पर सेंगा भाई ने नम्रता से कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं,
हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं। यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। फिर देखिए क्या होता है। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत अधिक क्रोधित हो गए और बोले, क्या बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। बच्चों, उनकी बात को सुनकर न्यायाधीश महोदय बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे ट्रक के पीछे बांधो और घसीटो। फिर देखिए आगे। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले, देखिए, साहब यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। बच्चों, यहाँ पर जो नाना भाई है बात तो सही कह रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता, उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े, यानी कि सिपाही ने नाना भाई की पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह से घायल हो गए। देखिए आगे। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह नहीं देखा गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। बच्चों, सेंगा भाई को ट्रक से घसीटा जा रहा था। फिर देखिए आगे क्या होता है। पाठशाला के बाहर गांव की स्त्री पुरुष की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसमें हिम्मत थी कि सेंगा भाई को बचाते। बच्चों, ये सारे घटनाक्रम को पूरा गांव देख रहा था, लेकिन गांव के किसी भी लोग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सेंगा भाई को बचा सके। काली बाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, हाथ में थी हंसिया। बच्चों, ये हंसिया क्या होती है आप जानते हैं? यह घास काटने का एक औजार होता है। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। यानी जब काली बाई ने देखा कि उसके गुरुजी को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटे जा रहा है, तो उसको बहुत अधिक क्रोध आया। फिर देखिए, उससे रहा नहीं गया। उसने आओ देखा न ताव, घास का गट्टर वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसे बहुत अधिक क्रोध आया और उसने घास का गट्टर जो कि उसके सिर पे था वह उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने ललकार कर कहा, क्या कहा देखिए, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहाँ ले जा रहे हो? यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी, यानी कि ट्रक की तरफ गई। फिर देखिए आगे क्या होता है। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया से एक झटके में काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। बच्चों, उनके गुरुजी तो बच गए, लेकिन जो सिपाही थे उनको बहुत अधिक क्रोध आया। उन्होंने काली बाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई। उन पर निर्मम पुलिस ने गोलियां चलाई और उन औरतों पर भी पुलिस ने गोलियां चला दी। फिर देखिए, एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था, यानी नाना भाई की मृत्यु हो चुकी थी, और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई, दूसरी तरफ खून से भीगी हुई काली बाई। फिर देखिए, फिर क्या था। अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा, यानी कि सबको पता चल गया कि काली बाई पर पुलिस ने गोलियां बरसाई है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। देखते ही देखते हजारों भील रास्ता पाल में एकत्र हो गए। जब लोगों को पता चला कि पुलिस के द्वारा काली
कालीबाई पर गोलियां चलाई गई हैं और कालीबाई खून से लथपथ हो गई है, तो वहाँ के जितने भी भील थे आसपास के, वो सभी इकट्ठे हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। जब वहाँ पुलिस के लोगों ने भीलों को आते देखा तो उन्होंने स्थिति को देखते हुए वहाँ से भाग जाना उचित समझा, यानी कि उन्हें लगा कि अब ये भील आ गए हैं तो हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वे वहाँ से भाग गए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस बीरबाला ने दम तोड़ दिया। बीरबाला यानी कि कालीबाई ने दम तोड़ दिया। बच्चों, कितने घंटे तक बेहोश रही वो? 40 घंटों तक बेहोश रही। फिर देखिए, कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगा गई। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ 13 गुरु भक्त कालीबाई को पढ़ा। इस कहानी में आपने जाना कि किस तरह से कालीबाई ने अपने गुरु के जीवन को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया। बच्चों, यह आपको बहुत ही प्रेरणास्पद लगा होगा। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।